Hello students, once again welcome to my channel PNC Study Zone जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो देखिए बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ज़्यादातर जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट कर लिए थे। कुछ एक आध ही बच रहे हैं, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आज जो हमारा सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। देखिए क्या होता है इवेपोरेशन। वैसे आपको वेपोरेशन जो है वो कुछ कुछ लग रहा होगा कि वेपोराइजेशन है, तो वही, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स boiling point is called evaporation. देखिए जो हमने वेपोराइजेशन पढ़ा था उसमें क्या था, तो वेपोराइजेशन में यही था लिक्विड टू वेपर में कन्वर्जन होना, बट आफ्टर बॉइलिंग। जो हम कोई कंटेनर के अंदर वाटर लें और उसे नीचे से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, पहले वो बॉयल होता है। आप प्रैक्टिकली भी करके देखिएगा, किचन के अंदर आप जो बर्नर है उसके ऊपर कोई भी कंटेनर रखिएगा, जो भी आपके कुकिंग के लिए बर्तन यूज होते हैं, उसमें आप वाटर डालिए और आप उसे गर्म करिए। पहले वो क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, उसमें से क्या होने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे। देन उसके बाद उसमें से क्या रिलीज होती है, वेपर। तो आफ्टर बॉइलिंग होता है वो होता है वेपोराइजेशन। और ये जो इवेपोरेशन है ये भी वही है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्जन, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे ही ना उसका टेम्परेचर, उससे पहले ही उसमें से वेपर क्रिएट होने लगे, तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन। अब ये कहाँ होता है, ये अगर आप सोचो कि किचन में आप कुछ बर्न करोगे तो उसमें से वेपर बनने लगेगी, गर्म खाना है उसमें से जो वेपर बनेगी वो इवेपोरेशन होगा, तो वो नहीं होगा। इवेपोरेशन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, क्या देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा गर्मी हो उस टाइम पे आप क्या करो, जो दोपहर में 2-3 बजे के आसपास आप रोड पे क्या करिए, पानी डाल दीजिए। आप जब पानी डालते हो तो एकदम से क्या देखते हो, उसमें से ऐसे भाप से निकलने लगती है, धुआं सा निकलने लगता है, वो क्या होती है, प्रोसेसिंग, इवेपोरेशन। ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, तो अब इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स जो जो इसको अफेक्ट करते हैं, यानी वो कुछ ऐसी टर्म्स जिनके कारण इवेपोरेशन कम या ज्यादा होता है। तो पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं इसके क्या चीज, अफेक्टिंग फैक्टर्स पे। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट नंबर है आपका, सबसे पहले है यहाँ पे आपका क्या चीज, टेम्परेचर। सेकंड है आपका सरफेस एरिया। थर्ड है आपका विंड स्पीड, एंड फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। देखिए सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका जो इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। कैसे, देखो प्रैक्टिकली समझना। आप क्या करो, कपड़े धोए, कपड़े सुखाने आप छत पे जाते हो,
जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा हो, धूप बहुत ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा होगी उस दिन, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस दिन आप नोटिस करो कपड़े कितनी देर में सूखते हैं। और एक बादल हो रहे हैं, या ये कहो धूप नहीं है, या कंपैरिजन टू फर्स्ट कंडीशन कम धूप है, तो टेम्परेचर कम होगा, तो उस दिन कितने टाइम में कपड़े सूखेंगे। तो आप खुद देखोगे जिस दिन तेज धूप होती है उस दिन जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो उसका रीजन क्या हुआ कि टेम्परेचर ज्यादा था, इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, तो उसमें जो पानी था, यानी जो कपड़े गीले थे, वो पानी क्या हो गया, इवेपोरेट होके उसमें से रिलीज हो गया, तो वो कपड़े सूख गए। सेकेंड है सरफेस एरिया, इसके साथ भी डायरेक्टली रिलेशन है इसकी। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इसका भी आप कपड़ों से एग्जांपल समझिए। एक आपने बहुत बड़ी बेडशीट धोई और उसे आपने 4 फोल्ड करके सुखाया, और एक आपने उसे सिंगल फोल्ड बनाया और सीधे सीधे आपने उसे सुखा दिया। अब बताइए कौन सी जल्दी सूखेगी? जो आपने फैला के डाली थी वो जल्दी सूखेगी, कंपैरिजन टू किसके, जो आपने 4 फोल्ड बनाए थे उसकी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब आपने फैला के डाला तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ज्यादा फैल गया, वो सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, तो उसके कारण उसका इवेपोरेशन जल्दी हो गया, ज्यादा हुआ तो जल्दी सूख गई। और जब आपने फोल्ड करके डाला तो सरफेस एरिया कम हुआ, और सरफेस एरिया कम होने के कारण इवेपोरेशन भी उसका कम हो गया। क्लियर? थर्ड है आपकी विंड स्पीड, हवा की स्पीड। अब ये भी आप बिल्कुल वहीं से समझिए। कपड़े आपने सुखाए, एक दिन बहुत तेज हवा चल रही है और एक दिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही है या बहुत कम चल रही है, तो बताइए कपड़े कब जल्दी सूखेंगे? जब हवा तेज चल रही है। वही चीज हो गई। तो विंड स्पीड भी अगर ज्यादा हो तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। क्लियर? ये तीनों तो है डायरेक्ट, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। ये उल्टा है। इसमें क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होता है। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता ह्यूमिडिटी क्या होती है, या ये कहो पता है बट वर्ड से नहीं समझ पा रहे, तो मैं बता देती हूँ। ह्यूमिडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वेपर इन एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में पहले से ही वेपर प्रेजेंट है। अब पहले से ही वेपर प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसका इवेपोराइजेशन कम होगा, पहले से वेपर है। या ये कहें, अगर आपने जनरल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा आज नमी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, मतलब चिपचिपापन सा होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो हमारे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो वेपर फॉर्म में हो चाहे ड्रॉपलेट्स में। वैसे ड्रॉपलेट्स में बहुत कम होता है, वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की प्रेजेंस है तो फिर वेपर कहाँ से प्रोड्यूस होगी, बहुत कम होगी। तो ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है आपके रेनी सीजन में। तो इसीलिए आप रेनी सीजन में कपड़ों को छत पे सुखा के आते हो, धूप नहीं होनी चाहिए तो भी बहुत टाइम बाद सूखते हैं, और घर के अंदर तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं वो। तो वो जो ह्यूमिडिटी होती है वो जितनी ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में उतना इवेपोरेशन उसका कम होता है, और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है, इन पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए बुक के ही कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इवेपोरेशन पे बेस्ड है, वो हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कर दो रफ में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड वियर इन समर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी शुड वियर इन समर, किस टाइप के कपड़े हमें पहनने चाहिए समर में। तो इसका आंसर तो हो जाएगा कॉटन। ये तो आप भी बता दोगे भी कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए, बट वाई और आ जाए साथ में तो आप क्या आंसर दोगे। तो रीजन ये है कि जो कॉटन होता है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। तो जब हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं तो वो जो हमारी बॉडी का स्वेट होता है, पसीना होता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देगा।
एटमॉस्फेयर में गर्मी बहुत ज्यादा होने के, समर सीजन है, गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमें चिपचिपापन भी फील नहीं होगा और हमें जो पसीना है हमारा, स्वेट है, वो भी हमें परेशान नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, देखिए अब हम, कॉटन इज ए गुड absorber which absorbs the sweat of body and exposes it to the atmosphere for evaporation and we feel good। ठीक है, तो जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को हमारी बॉडी के और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है इवेपोरेशन के लिए, और फिर हमें अच्छा फील होता है, ठंडा फील होता है, परेशान नहीं होते हम स्वेट के कारण। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए चाहे तो, which type of clothes we should wear, यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, in summer and why। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन, हम अपने हाथ पे, मतलब हमारी पाम जो हथेली होती है उस पे हम क्या रखें, पेट्रोल है या एसीटोन। एसीटोन एक केमिकल है, या आप ये समझ लीजिए घरों में सिस्टर या मदर नेल पेंट हटाने के लिए एक नेल रिमूवर यूज करती है, वो भी आप समझ सकते हैं। आप उसे अपनी पाम पे लगा के देखिए तो आप क्या नोटिस करोगे, आपके हाथ को ठंडा ठंडा फील होता है उस एरिया को जहां पे उसे आपने रखा है। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे उस स्किन पे जहां जहां पे उसे टच हो रहा है, वो क्या करता है, उस हमारी स्किन से क्या कर लेता है, इवेपोरेशन कर लेता है, यानी हमारे उस स्किन की वहां पे जो भी हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां पे हमें क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, अगर क्वेश्चन आता है कि वाई वी फील कूल व्हेन वी प्लेस एसीटोन इन अवर पाम, बुक के अंदर एसीटोन है बट इसमें पेट्रोल भी आ सकता है, नेल रिमूवर भी आ सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम अवर दैट पॉइंट ऑफ पाम एंड वी फील कूल। इससे एक चीज और क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, दैट इवेपोरेशन causes कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण क्या होती है, ठंडक होती है। क्वेश्चन आ जाए कि गर्मियों के दिनों में हम रूफ पे और ग्राउंड में या जो गार्डन होता है उसमें पानी क्यों छिड़कते हैं, उसका भी यही रीजन है। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण जो सरफेस होता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हीट एनर्जी, तो जब हम उस पर पानी डालते हैं तो उसके अंदर की जो हीट होती है वो क्या होने लगती है, इवेपोरेट होने लगेगी, और वो हीट क्या करेगी, उस जो पानी हमने डाला है उसको क्या करेगी, वेपराइज्ड कर देगी, और क्या करेगी, अपनी एनर्जी सारी वाटर को इवेपोरेट करने में लगा देगी। अब जब अपनी एनर्जी उसने सारी यूज कर ली तो उसमें क्या एनर्जी बची, नहीं बची, इसलिए वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ओके, तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा ही बचा था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर इस चैप्टर के कोई अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए।